इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 सेकेंड पार्ट प्रिज्म जो है हम शुरू करने चल रहे हैं। इसके पहले वीडियो में जो है लेंस का टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है और चूँकि यह चैप्टर बहुत लंबा है जिसमें जो है टेलीस्कोप अभी बाकी है पढ़ना। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कराया जाएगा, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराया जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चूँकि यह चैप्टर 4-5 चैप्टरों को जो है कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसलिए जो इतना लॉन्ग टाइम लग रहा है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रिज्म क्या है? तो देखिए, जिस तरह से लेंस बनाने के लिए हमारे पास सांचे हुए करते थे और उसमें जो है हम समांग पारदर्शी माध्यम को भरते थे और भरने के बाद उस क्रिस्टल को निकालते थे, तो जो क्रिस्टल मिलता था उसको जो है हम लोग लेंस बोलते थे, ठीक ना। तो यहाँ जो है इसके सांचे कुछ इस तरह से होंगे, बिल्कुल इस तरह से ऐसे निकले होंगे और इसके बीच में हम समांग पारदर्शी माध्यम भरेंगे और उसको जमाने के बाद उस ठोस को जब हम उस फ्रेम से बाहर निकालेंगे तो जो क्रिस्टल हमें मिलेगा उस क्रिस्टल का नाम होगा आपका प्रिज्म। और इसमें जो भी फलक होंगे, जो पृष्ठ होंगे, वे किसी कोण पर झुके होंगे। तो किसी भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग नोट करेंगे। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसकी आकृति कैसे होगी तो देखिए, इस तरीके से इसकी आकृति होगी। दो समतल पृष्ठ यहाँ पर हैं, ये आपका क्या है? प्रिज्म। इसके किसी एक फलक को हम इस टाइप में दिखाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए P है, Q है, R है, ठीक। तो यह जो होता है आपका दो समतल पृष्ठ है। दो समतल पृष्ठों के बीच यहाँ पर बीच में कोई समांग पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है जिसको हम प्रिज्म बोलेंगे। दो समतल पृष्ठों के बीच जो कोण यहाँ बनेगा उस कोण को हम प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं, जिसको A से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ होगा आपका अपवर्तक कोण, इसको अपवर्तक कोण बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। क्यों इसे हम अपवर्तक पृष्ठ बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होगा। और चूंकि नीचे यहाँ पे फेस क्यू आर है, इसको हम बोलेंगे प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का क्या है? यह आधार है, ठीक। तो यह आपका प्रिज्म होता है। किसी भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा उन पृष्ठों को प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। दो समतल पृष्ठों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अपवर्तक कोण। और नीचेली फेस को हम बोलेंगे, जो प्रिज्म के नीचे जो सबसे है उस फेस को हम बोलेंगे प्रिज्म का आधार। और यह पूरा जो है आपका सिस्टम PQR होगा, उसको हम बोलेंगे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है? देखिए, ये जो फलक हमारा दिखाई दे रहा है, इस फलक के अभिलंबवत अगर जो है हम कोई सेक्शन काटें, कोई भी सेक्शन अगर हम काट कर निकाल रहे हैं तो वह सेक्शन जो है इसका क्या कहलाएगा? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। अब हेडिंग दीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश
का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मानक PQR प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसका प्रिज्म कोण A है। इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ PQ पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। यह प्रकाश की कोई किरण है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। मान लीजिए यह अपवर्तक पृष्ठ PQ के बिंदु C पर आपतित हो रही है, तो BC एक आपतित किरण है और यहाँ से इस प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इधर एयर है और इधर जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कांच। तो यहाँ पर जो है एक अभिलंब हमने ड्रॉ किया, यह एक अभिलंब है। प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अभिलंब की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड होकर ये चली जाएगी डी पर। और यहाँ भी जो है आपका एक नॉर्मल होगा, यह नॉर्मल। तो अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हटती हुई इस तरह से निकल जाएगी। मान लीजिए यह E है। तो इस किरण को जो है हम बोलेंगे आपतित किरण। यह नॉर्मल हो गया एन डैश, और इसको हम एन डबल डैश दे दिए नाम। और प्रिज्म से निकलने वाली ये जो बाहर जो किरण हम देख रहे हैं DE, इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण इमर्जेंट रे। ठीक। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। तो यहाँ आपतन कोण सपोज दैट I1 है, और यह जो है अपवर्तित किरण और यह अभिलंब है, इसके बीच आपका अपवर्तन कोण होगा आपका R1। और इसके लिए, इस इंसिडेंट पॉइंट के लिए मान लीजिए कि आपतन कोण क्या है, R2 है। और यहाँ निर्गत किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे निर्गमन कोण, और इसको हम I2 से प्रदर्शित करेंगे, निर्गमन कोण। ठीक। अब देखिए BC किरण को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरह से हम बढ़ाएं, तो ये दोनों किरणें जो हैं बिंदु M पर मिल रही हैं। इस प्रकार दोनों किरणों के बीच बाहर की तरफ एक कोण बन रहा है जिसको हमने डेल्टा से प्रदर्शित किया है। इस कोण को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी आपतित किरण के मार्ग में कोई प्रिज्म रखा जाता है तो प्रिज्म जो है इस प्रकाश किरण को अपने प्रारंभिक स्थिति से क्या कर देता है, विचलित कर देता है। अर्थात इस प्रकार आपतित किरण का जो है प्रकाश किरण का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन हो जाता है। तो लिखना कैसे, थ्योरी में कैसे लिखेंगे, माना PQR एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ PQ और PR हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है। BC कोई आपतित किरण है जो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ PQ के बिंदु C पर आपतित होती है, जो अभिलंब N व N डैश की तरफ झुकती हुई प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ PR के बिंदु D पर मिलती है। पुनः इस अभिलंब से बिंदु D पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटती हुई DE दिशा में चली जाती है। इस प्रकार आपतित किरण को आगे की तरफ तथा निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यह विचलन कोण होता है। इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें एक कंडीशन होता है अल्पतम विचलन कोण। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इसका है अल्पतम विचलन कोण। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, अल्पतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
अल्पतम विचलन कोण, इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखिए एक टेबल हमने तैयार किया हुआ है, इसमें हमने आपतन कोण का मान लिखा और यहाँ पर जो है विचलन कोण का मान हम लिखना शुरू किए। देखिए क्या होता है यहाँ पे, प्रारंभ में क्या होता है कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, और यह प्रारंभ में मान लीजिए कि 45 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यह 40 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, ठीक। इसके बाद से यह मान लीजिए 36 डिग्री हो गया और यह आपका 39 डिग्री हो गया। तो यह सिचुएशन इस तरह से होता है कि जब भी हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो इसके संगत विचलन कोण का मान घटने लगता है, प्रारंभ में घटने लगता है, तथा एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण सबसे मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यह क्या है, मिनिमम है, मतलब 20 डिग्री पर 35 डिग्री, डेल्टा की जो भी वैल्यू देख रहे हो उसमें से सबसे मिनिमम क्या है, 35 डिग्री। मतलब आपतन कोण के एक विशेष मान पर ही डेल्टा का मान मिनिमम होता है, और आपतन कोण को और अधिक जब हम बढ़ाते हैं तो यह विचलन कोण घटता नहीं है बल्कि पुनः बढ़ने लगता है। तो जिस विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण सबसे मिनिमम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग नोट करेंगे, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर यह सबसे न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। पुनः आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर यह बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को, विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा एम होता है। इसके लिए एक और यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए यह एक ग्राफ है, इधर हमने विचलन कोण को प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है, और इधर जो है हम आई की वैल्यू को प्रदर्शित किए। देखिए प्रारंभ में क्या होता है कि जितना सबसे कम से कम जब आई की वैल्यू होगा तो डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और आई की वैल्यू के बढ़ने पर डेल्टा का मान घटता जाता है, घटकर एक मिनिमम कंडीशन में आता है, और आई को और अधिक बढ़ाने पर जो है यह घटता नहीं है बल्कि बढ़ने लगता है। तो यह जो है हमने ऐसा जो है सिचुएशन लिया, एक ग्राफ का एक स्मूथ ग्राफ मिलता है जो इस तरीके से है। यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे अल्पतम विचलन कोण, और ये जो ग्राफ है उसको हम बोलेंगे आई डेल्टा कर्व, ठीक है, प्रिज्म के लिए आई डेल्टा कर्व। तो इसको जो है आप लोग
कॉपी पे नोट कर लो। नेक्स्ट अल्पतम विचलन की शर्त। अल्पतम विचलन की शर्त अल्पतम विचलन की शर्त कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो अल्पतम विचलन की शर्त क्या है, देखिए यह एक प्रिज्म है, अभी पढ़ाया गया है, जिसमें यह आपतित किरण है और यहाँ एक नॉर्मल है, यह एक नॉर्मल है, यहाँ भी एक नॉर्मल है। इस तरीके से निर्गत किरण है, इसको हमने पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ाया और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। यहाँ पे जो है डेल्टा बन रहा है, तो डेल्टा बराबर अगर डेल्टा एम है तब इस कंडीशन में यहाँ एंगल I1 बन रहा था, यहाँ R1 R2 और इसको हम निर्गत कोण बोलते थे I2। तो पहला कंडीशन है अल्पतम विचलन की स्थिति में जो है आपतन कोण I1 जो है निर्गत कोण I2 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर ये वाला कोण देखिए, इसको हम बोलेंगे विचलन कोण। प्रथम पृष्ठ पर विचलन कोण और द्वितीय पृष्ठ पर विचलन कोण। प्रथम पृष्ठ पर विचलन कोण कितना आएगा, अगर ये पूरा I1 है तो ये वाला एंगल I1 होगा, उसमें से इसको हमने R1 माना, तो शेष एंगल जो है I1 माइनस क्या होगा R1, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका I2 माइनस R2। तो सेकंड कंडीशन यह है कि यह जो है आपका प्रथम प्रिज्म के प्रथम व द्वितीय पृष्ठों पर विचलन कोण के मान, मतलब I1 माइनस R1 बराबर I2 माइनस, ये जो है आपका I2 माइनस R2। तो ये दो कंडीशन होंगे आपके कि जब प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन की कंडीशन होगा, डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम के बराबर होगा, तब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, निर्गमन कोण के बराबर होगा, और प्रथम पृष्ठ पर विचलन कोण द्वितीय पृष्ठ पर विचलन कोण के बराबर होता है। है आपका अल्पतम विचलन की शर्त है I1 माइनस R1 इक्वल I2 माइनस R2, और यहाँ हम देख रहे हैं कि I1 I2 के बराबर है, इसका मतलब है R1 बराबर R2। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में दोनों पृष्ठों पर जो आपके आपतन कोण और निर्गत कोण होते हैं बराबर होते हैं, और जो आपके विचलन कोण यहाँ पे दिखाए गए हैं ये भी बराबर होते हैं, और यहाँ जो R1 R2 यहाँ का अपवर्तन कोण और यहाँ का आपतन कोण जो R2 है यह आपस में बराबर होता है, और इस कंडीशन में जो है आपका डेल्टा मिनिमम के बराबर होता है। इसके बाद जो है हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है वह जो है प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको क्लास 10th में हम लोग सिर्फ फार्मूला लिखे थे, उसको जो हम लोग प्रूफ करेंगे, और इस पर जो है न्यूमेरिकल भी बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सबस्टेंस ऑफ ए प्रिज्म। किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, इसको जो है हम लोग प्रूफ करेंगे।
क्लास 10th में हम लोग फार्मूला पढ़े थे म्यू इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू, जहाँ ए प्रिज्म का कोण है जिसे अपवर्तक कोण बोलते हैं, डेल्टा एम जो है अल्पतम विचलन कोण है, म्यू प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है, म्यू इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू, म्यू को हम बोलेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक। इस फार्मूला को जो है हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखा जाए इसका प्रूफ कैसे होगा। पहले जो हम इसको जो है जनरल प्रूफ करेंगे और उसके बाद जो है थ्योरी सहित लिख करके इसको प्रूफ किया जाएगा। मान लीजिए यह जो है आपका ए बी सी प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी व ए सी हैं, और यहाँ का जो प्रिज्म कोण है आपका क्या है, ए है। इस पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह से इस पर इंसिडेंट हो रही है जिसको हम आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण मान लीजिए क्या है आपका पी क्यू है। यहाँ एक नॉर्मल होगा, इस आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल हमने खींचा, बिल्कुल सीधा आप लोग खींचोगे, यह इसका एक नॉर्मल होगा। यह प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है, अभिलंब की तरफ झुकते हुए इस तरह से जो है चली जाएगी। इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इसका नाम दे दिए एन और एन डैश। यहाँ एक आपतन बिंदु है इस प्रकाश किरण के लिए, इसको मान लीजिए आप आर। यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, यह एक नॉर्मल है, इसको आप एन डबल डैश का नाम दे सकते हो। अब चूंकि यह प्रकाश किरण जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अर्थात कांच से निकल करके वायु में प्रवेश कर रही है, इसलिए अविलंब से दूर हटते हुए कुछ इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, निर्गत किरण। यह जो है एक निर्गत किरण है। यहाँ आपतन कोण जो है I1 होगा, अपवर्तन कोण R1, और यहाँ जो है आपतन कोण को मान लीजिए R2, और यहाँ अपवर्तन कोण अथवा निर्गत कोण या निर्गमन कोण, इसको हम लोग I2 मानेंगे। यहाँ जो है ये जो आपका प्रकाश किरण है PQ, इसको जो है हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ये ऐसे, और निर्गत किरण जो आपका RS है इसको जो है हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें जो हैं बिंदु M पर मिल रही हैं, जहाँ पर जो है एक कोण बन रहा है। इन दोनों किरणों के बीच एक कोण बन रहा है जिस कोण को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, इस चित्र की सहायता से जो है हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला प्रूफ करेंगे। प्रिज्म कोण जो है यहाँ पर क्या है, ये है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि रेखा एन क्यू एन डैश रेखा ए बी पर क्या है, अभिलंब है, इसलिए पूरा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वह आपका 90 डिग्री होगा। और यह भी एन डैश आर एन डबल डैश यह रेखा ए सी पर लंब है, इसलिए यह एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये हम देख रहे हैं कि ए क्यू एन डैश और आर एक चतुर्भुज है, उसमें दो कोणों का योगफल जो है आपके 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है कि ए क्यू एन डैश आर एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि कोण ए क्यू एन डैश प्लस कोण ए आर एन डैश कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसलिए दो कोणों का योगफल 180 अंश है। किसी चतुर्भुज में अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो शेष जो दो कोण बचेंगे उनका भी योगफल 180 अंश के बराबर होगा। इसलिए कोण क्यू ए आर प्लस कोण क्यू एन डैश आर
क्यू एंड एस आर किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको जो है चूंकि क्यू ए आर यह प्रिज्म कोण है, चूंकि प्रिज्म कोण क्यू ए आर बराबर ए हम मानते हैं, तो यहाँ हमने ए लिख दिया प्लस कोण क्यू एंड एस आर इक्वल कितना हो गया? 180। यहाँ से क्यू एंड डैश आर की वैल्यू हमने निकाला, तो 180 अंश माइनस कितना हो गया आपका? ए। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण हो गया। पुनः देखिए, इस त्रिभुज में अगर हम देखें, त्रिभुज क्यू आर एंड डैश में, क्यू आर एंड डैश, त्रिभुज क्यू आर एंड डैश में कोण क्यू एंड डैश आर प्लस कोण एन डैश आर क्यू प्लस कोण आर क्यू एंड डैश बराबर कितना? 180। ठीक है, इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। समीकरण एक से क्यू एंड डैश आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 180 अंश और माइनस कितना हो जाएगा? ए प्लस एन डैश आर क्यू, यह R2 है तो R2 हो गया, प्लस आर क्यू एंड डैश यह क्या है आपका? R1, और इधर हो जाएगा आपका 180 कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर हो गया। इस प्रकार A इक्वल R1 प्लस R2, यहाँ से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। पुनः देखिए, त्रिभुज QMR का जो बहिष कोण है वह आपका डेल्टा है, जिसे हम विचलन कोण का नाम दे रहे हैं। त्रिभुज QMR क्योंकि यह बाहर बना हुआ है, तो किसी त्रिभुज का बहिष कोण उस त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज QMR का बहिष कोण डेल्टा है, इसलिए डेल्टा बराबर क्या बनेगा? कोण MQR प्लस कोण MRQ। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि MQR कितना होगा। तो यहाँ देखिए, चूंकि यह एंगल I1 है और इसका शीर्षाभिमुख कोण यह होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल I1 होगा, उसमें से R1 अगर हम निकाल दें तो हमें प्राप्त होगा I1 माइनस R1, ये वाला एंगल। और इसी प्रकार I2 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर होगा, ये I2 के बराबर हुआ, उसमें से यहाँ R2 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका I2 माइनस R2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ हो जाएगा आपका I1 माइनस R1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे I2 माइनस R2, या डेल्टा इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2, इसको एक पास माइनस R1 माइनस R2, इसमें हमने माइनस कॉमन लिया, R1 प्लस R2। यह समीकरण हो गया आपका 3। समीकरण 2 व 3 से इसको यहाँ हम लिख रहे हैं, समीकरण 2 व 3 से क्या मिलेगा? विचलन कोण डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के प्लेस पे A हो जाएगा। तो यहाँ से हमने विचलन कोण को पता कर लिया कि विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस A। इस प्रकार किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न जो विचलन कोण होता है वह विचलन कोण इस प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, मतलब प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। इस प्रकार विचलन कोण
विचलन कोण प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रिज्म कोण जितना ज़्यादा होगा, प्रिज्म कोण जितना ज़्यादा होगा विचलन उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ए की वैल्यू अगर ज़्यादा करोगे तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू घट जाएगी, मतलब कि विचलन कम होगा। तो यहाँ से जो है हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है, अल्पतम विचलन कोण का कंडीशन। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है, आपतन कोण I1 निर्गत कोण I2 के बराबर होता है, और यह R1 R2 के बराबर होता है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 इसको I मान लीजिए, तथा R1 बराबर R2 बराबर R इसको R मान लीजिए। ठीक है, मतलब I1 I2 के बराबर होगा जिसको हमने I मान लिया, R1 R2 के बराबर होगा जिसको हमने R मान लिया। अब समीकरण 2 से आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पर समीकरण, यहाँ इसको जो है आप 2 बना है ना, 2 3 बना हुआ है, इसको आप समीकरण नंबर 4 बना सकते हो। इधर हम मिटा रहे हैं, इसको देखिए। समीकरण 2 से ए इक्वल आर प्लस आर हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R। तो यहाँ से ए इक्वल 2R, तो R की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, R की वैल्यू मिल गया A/2। ठीक है, अब समीकरण 4 से पुनः समीकरण 4 से डेल्टा के प्लेस पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा एम के बराबर होता है। तो यहाँ डेल्टा के प्लेस पे डेल्टा एम लिखेंगे। डेल्टा एम I1 I2 बराबर हैं, अर्थात I प्लस I हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो डेल्टा एम इक्वल यह हो जाएगा आपका 2I माइनस A, यहाँ से I की वैल्यू हम निकालेंगे, तो A प्लस डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा 2I, तो I इक्वल हो जाएगा A प्लस डेल्टा M/2। तो हमने आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों वैल्यू जो है हमने प्राप्त कर लिया है, I व R की वैल्यू प्राप्त कर लिया है। अब हमको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला लिखना है। तो यहाँ जो है अपवर्तन के लिए जो है हम स्नेल का नियम यूज करेंगे, जो म्यू इक्वल साइन I बाई साइन R होता है, उसमें जो है I व R की वैल्यू रखेंगे, हमें प्रिज्म के पदार्थ का फार्मूला मिल जाएगा। तो पुनः यहाँ पर जो है इसके बाद स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार म्यू इक्वल साइन I बाई साइन R। ठीक है, I व R का मान रखने पर, I व R का मान रखने पर, मान रखेंगे तो म्यू इक्वल हो जाएगा साइन, इसको जो है हम यहाँ लिख रहे हैं I व R का मान रखोगे तो म्यू इक्वल हो जाएगा आपका साइन, I के प्लेस पे रखेंगे A प्लस डेल्टा M/2, A प्लस डेल्टा M/2 होल डिवाइडेड बाई साइन R, साइन R, R के प्लेस पे हो जाएगा आपका A/2। तो यह जो है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। यह प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का
सूत्र है। ठीक है, यह प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। एक पतले प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन एक पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म क्या होगा, मतलब इसका जो अपवर्तक कोण है, ये जो है आपका प्रिज्म कोण जिसे हम बोल रहे हैं, वह लगभग 4 डिग्री या 5 डिग्री, मैक्सिमम 5 डिग्री, 5 डिग्री से अगर कम है तो बिल्कुल पतला प्रिज्म होगा। इस कंडीशन में जो है डेल्टा एम, इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, अर्थात साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को अप्रॉक्सीमेटली ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखेंगे, तथा साइन ए बाई 2 को अप्रॉक्सीमेटली ए बाई 2 लिखेंगे। तब विचलन हो जाएगा, विचलन जो अभी हम लोग पढ़े थे, डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 माइनस ए से डेल्टा इक्वल हो जाएगा आपका I1 2I है माइनस ए, और यहाँ आपतन कोण क्या है I, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ 2 हो जाएगा माइनस ए, मतलब डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, अतः म्यू इक्वल हो जाएगा आपका ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्योंकि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई ए बाई 2, ये हो जाएगा आपका ए बाई 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा म्यू, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इक्वल ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, या म्यू ए इक्वल हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम, तो विचलन हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा आपका डेल्टा एम म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो यह जो है एक पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण की वैल्यू है। तो इस प्रकार जो है हम इस लेक्चर में जो है हम लोग जाने कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और प्रिज्म के जो है पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का जो फार्मूला है वो हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको आप थ्योरी सहित लिख लोगे, सबकी कॉपी पे थ्योरी सहित इसको लिखना है, थ्योरी बनाकर लिखना है, जैसा कि इसमें बताया गया है, जैसा हम वीडियो में बोले हैं वैसा जो है आपको थ्योरी में लिखना है। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का परिक्षेपण पढ़ेंगे, और उसके लिए जो है कुछ कंडीशन पढ़ेंगे।